मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के मॉडल पेपर डिस्कशन में आप सबका स्वागत है। और ये आपका दूसरा पार्ट है इस मॉडल पेपर का, जिसे हमने पहला पार्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये दूसरे पार्ट के डिस्कशन की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पहले पार्ट में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, इसलिए मैं क्योंकि ये पेपर तो बन चुका है तो इसे मैं पूरा डिस्कस करूंगा, तो इसके दोनों पार्ट रिलीज़ करूंगा। लेकिन मैं जो माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन आपका दूसरा सब्जेक्ट है, मैं उसके मॉडल पेपर को तैयार करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप लोग नहीं चाहते आपका लाभ हो, तो मैं भी अनावश्यक मेहनत करना नहीं चाहता हूँ, तो मैं उसका पेपर नहीं बनाऊंगा। लेकिन खैर चलते हैं इस पेपर के डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और कौन कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का एक पहला क्वेश्चन ये जो है इसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, और इस दूसरे क्वेश्चन में भी आपको 3 पार्ट मिलेंगे। 3 पार्ट में से आपको 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने होंगे, और इन 2 पार्ट्स को आपको अटेम्प्ट करने में जो समय लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आधा घंटे, यानी कि 15 मिनट, चाहे ए करिए, बी करिए या सी करिए, 15 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है। 15 मिनट के अंदर आपको ये दोनों पार्ट्स खत्म करने हैं, और जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन अभी मैं क्योंकि मॉडल पेपर दे रहा हूँ तो इसके सारे पार्ट्स को तैयार करिएगा, तीनों पार्ट्स को तैयार करिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ये कोई ओरिजिनल पेपर नहीं है, बल्कि ये आपका मॉडल पेपर है। इससे जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं उनके टॉपिक्स को पूरा तैयार करिएगा। मैंने क्वेश्चन में अगर कोई टॉपिक किसी क्वेश्चन में हमने कंसीडर किया, इसका मतलब उससे एसोसिएटेड कोई टॉपिक है उसे भी तैयार करिएगा पूरी तरीके से, तब जाकर के आप अच्छे मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। ये जो मेरा प्रयास है वो आपकी तैयारी को धार देने के लिए, आपकी तैयारी को एज देने के लिए, जिससे आप और बेटर कर सकते हो एग्जाम से कुछ दिन पहले। तो इन टॉपिक्स को आप मजबूती से तैयार करिएगा। तो पहले जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो आपका पूछ रहा है कि explain the following terms related to the ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से संबंधित इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला टर्म क्या है आपका? पहला टर्म जो है वो है स्क्यू, SKEW, स्क्यू। तो क्या होता है? स्क्यू एक फिनोमेना होता है जो जब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जब आपकी लाइट रे ट्रेवल करती है तो उसके चलने का जो तरीका है उसको उसी फिनोमेना को आप स्क्यू बोलते हैं। स्क्यू एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट पूरा फाइबर को क्रॉस करके निकल जाती है, लेकिन उसकी एक्सिस को, यानी कि उसकी जो कोर की जो एक्सिस होती है, एक्सिस यानी कि जो मिडिल लाइन होती है जो उसके बीचों बीच से जा रही होती है, उसको कहीं भी कट या क्रॉस नहीं करती है। तो इस तरह का जो फिनोमेना बनता है इसे बोलते हैं आप स्क्यू। ठीक है, आप इसका डिटेल, इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका पूरा फिनोमेना लिखेंगे, ये फिनोमेना कहाँ घटित होता है, किस तरह के फाइबर में घटित होता है, ये सारी डिटेल आप उसमें लिखेंगे। ये इस चीज़ की मतलब ये डिजायरेबल कंडीशन है या अनडिजायरेबल कंडीशन है, ये सारी चीज़ें आप उसमें डिटेल से लिखेंगे। दूसरा आपका जो टर्म रिलेटेड है वो है मोड्स, MODES, मोड्स मतलब फाइबर के कितने मोड्स में काम करता है। तो यानी कि आप समझिएगा कि 2 तरह का फाइबर होता है, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। जो सिंगल मोड फाइबर होता है वो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मल्टी मोड फाइबर जो फाइबर होता है वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि सिंगल मोड फाइबर जो होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिफ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं, जिससे कि उसके अंदर अटेन्यूएशन कम होता है, सिग्नल स्ट्रेंथ उसकी कम घटती है, जिससे वो लॉन्ग डिस्टेंस तक सर्वाइव कर सकता है सिग्नल, और वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है कि नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होते हैं और इससे उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ घटती जाती है, इसलिए वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका लैन नेटवर्क में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मल्टीमोड फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मल्टीमोड फाइबर की क्वालिटी क्या है कि एक साथ कई सिग्नल को आप ट्रेवल करा सकते हैं मल्टीमोड फाइबर में। इसमें क्या होगा? एक समय में एक ही सिग्नल ट्रेवल करेगा सिंगल मोड फाइबर में। तो ये तो हो गया मोड्स, और इसे आप और डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोनों मोड्स को प्रॉपर लिखेंगे, दोनों मोड्स के प्रॉपर एग्जांपल्स देंगे, दोनों मोड्स के प्रॉपर एप्लीकेशंस लिखेंगे, दोनों मोड्स की वर्किंग लिखेंगे प्रॉपर्ली, एक फिगर भी बनाएंगे दोनों मोड्स का, तो इस तरीके से आप अच्छा लिख पाएंगे। तीसरा है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ये क्या बताता है कि जो आपका जो फाइबर होता है, फाइबर के अंदर जब कोई लाइट जो है इंसर्ट करती है तो वो किसी एक इंसिडेंट एंगल पे जाकर के इंसर्ट कर रही होती है, तो वो उस एंगल के साइन को आप क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर। कोई मान लिया थीटा एंगल है तो साइन थीटा जो हो गया वो न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया। तो लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि थीटा ऐसा होना चाहिए जिससे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बना रहे। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? वो मैक्सिमम साइन एंगल जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना एग्जिस्ट करता रहे, उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल अपर्चर। और डिटेल में आप जब बनाएंगे इसे लिखेंगे तो पहले इसका फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद इसकी थ्योरी को लिखेंगे कि क्या है न्यूमेरिकल अपर्चर, और हो सकते हैं तो 1-2 स्टेप का इसका जो थोड़ा उसमें स्टेप्स एंड डेरिवेशंस वो भी लिख दीजिएगा। फिर ये इसके जो वेरिएशंस हैं वो भी लिख दें, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू लाई कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पेज भर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट है आपका वेव नंबर। ये वेव नंबर क्या चीज़ होती है कि वेव नंबर इसे बी नंबर मतलब स्मॉल बी नंबर से भी मतलब डिनोट करते हैं कि ये आपको ये चीज़ बताता है वेव नंबर कि एक फाइबर जो है आपका, वेव नंबर बताता है कि एक फाइबर जो है उसमें कि फेज डिले पर यूनिट लेंथ को हम वेव नंबर कहते हैं। मतलब इस टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? फेज डिले पर यूनिट लेंथ जो है वो उसका वेव नंबर कहलाएगी। और हाउ मेनी मोड्स अ फाइबर कैन सपोर्ट, मतलब एक फाइबर कितने मोड्स को सपोर्ट कर सकता है, ये वेव नंबर डिसाइड करता है। तो ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा एक फिगर बनाएंगे,
और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, जिससे कि एक पेज इसका भर जाएगा। उसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर की लॉसेस के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, जब आप लॉसेस को लिख रहे होगे तो तमाम सारे लॉसेस होते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। अट्यूनेशन हो सकता है, डिस्पर्सन हो सकता है, और डिस्पर्सन भी आपका दो तरह का होगा, इंटरमोडल, इंट्रामोडल, सबको में दो लाइन लिखते जाइएगा। उसके बाद आपका बैंड लॉसेस हैं, बैंड लॉसेस दो तरह के हो सकते हैं, मैक्रो और माइक्रो, दोनों को दो लाइन लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद स्कैटरिंग लॉसेस हैं, लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है, दो तरह के स्कैटरिंग लॉसेस हो सकते हैं, तो इसे आप डिटेल से लिख देंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, तो ये सारे लॉसेस आप इन सारे लॉसेस में आप अगर 4-4, 5-5 लाइन्स लिखोगे, हेडिंग डाल के लिखोगे, तो आपका अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाएगा। और अगर कहीं फिगर मिल जाए तो फिगर भी ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपका दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट डिस्कस हो गया। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। इसमें क्या, एक्सप्लेन लेजर, एलईडी, एवलांचे फोटोडायोड एंड पिन डायोड इन डिटेल। ये सारे डायोड, इसमें एक चीज और छूट गई है, उसे भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। फोटोडायोड भी पूछ सकता है, फोटो ट्रांजिस्टर भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो पार्ट हैं इसमें, लेजर और एलईडी जो है वो इसमें जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके ट्रांसमिटिंग सेक्शन में ये एक तरह से ये क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल करंट को लाइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहे होते हैं। और ये जो फोटोडायोड, एवलांचे फोटोडायोड या फोटो ट्रांजिस्टर या पिन डायोड, ये सब के सब फोटो डिटेक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो आपकी लाइट एनर्जी है, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दोबारा से। तो इन सारे डायोड्स को आप डिस्कस करिएगा। और ये डायोड डिस्कस करने के लिए इसमें जो लेज़र, सबसे पहले तो लेज़र डिस्कस करेंगे, तो लेज़र को देखेंगे। लेज़र क्या होता है ना, ये लाइट इमिटिंग सोर्स होता है ना। इसमें ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल होता है और स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के फिनोमेना पे काम करता है। लेजर की फुल फॉर्म ही होती है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। इससे आपको कोहेरेंट एंड फोकस्ड बीम ऑफ द लाइट प्राप्त होती है ना, जो कि आपकी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, यानी कि आपका ट्रांसमीटर सेक्शन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एलईडी भी आपकी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो लाइट सोर्स का काम करती है ना। ये क्या करती है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। पीएन जंक्शन डायोड होती है, फॉरवर्ड वाइस में ये अक्सर काम करती है। तमाम सारी इसकी चीज़ें, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका ब्लॉक डायग्राम, सॉरी इसका कंस्ट्रक्शन और इसका फिगर आप ड्रॉ करके इसकी मेरिट, इसकी डिमेरिट्स की एप्लीकेशन, खासतौर से इसके वो एप्लीकेशन बताइएगा जो एसोसिएटेड हो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से। वो पिन डायोड को आप इतना लिख दीजिए। उसके बाद है आपका इसमें एवलांचे फोटोडायोड से पहले आप फोटोडायोड को भी डिस्कस कर लीजिएगा। फोटोडायोड भी पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, आपके ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के रिसीविंग सेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है ना। ये क्या करेगा, फोटो डिटेक्शन का काम करेगा। तो ये आपका रिवर्स बायस में काम करता है ना। तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिए। इसी तरह से एवलांचे फोटोडायोड, इससे आगे की कंडीशन एक और दूसरा टाइप होता है, वो भी आपका क्या कहते हैं, आपका रिसीवर सेक्शन पे काम करता है। तो इसे भी आप डिस्कस कर लीजिए पूरी तरीके से। इसका कंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, इसकी वर्किंग पढ़िएगा, इसकी एप्लीकेशन पढ़िएगा, खासतौर से एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है। इनकी एप्लीकेशन आप लिख दीजिएगा, पर्याप्त हो जाएगा इतना। और इसके बाद हमने पिन डायोड को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें ये 3 लेयर डायोड होता है ना। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये हमें इसका कंस्ट्रक्शन लिख देना है, इसकी वर्किंग लिख देनी है, इसकी एप्लीकेशन लिख देना है। खासतौर से वो एप्लीकेशन ये कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है। ये माइक्रोवेव में इस्तेमाल होता है ना। ये आपका क्या कहते हैं, आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। इसका वो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दिखाइएगा जहाँ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड है ये। तो इस तरह से इसका पिन डायोड हो गया। पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गई थी, वो थी स्टेप एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसे हमने डिस्कस नहीं किया था। स्टेप एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ये फाइबर के दो टाइप होते हैं, स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स। स्टेप इंडेक्स में क्या होता है कि जो कोर होती है, कोर का जो मटेरियल होता है उसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अक्रॉस द कोर सेम रहता है। और इसमें जो ग्रेडेड इंडेक्स होता है, इसमें जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है वो अक्रॉस द कोर सेम नहीं रहता, बल्कि सेंटर पर सबसे ज़्यादा होता है और उसकी बाहरी कोनों पर जाकर के वो सबसे कम होता है, तो ग्रेजुअली घटता है, ठीक है। तो ये इसके तमाम और फिनोमेना होते हैं कि ये सिंगल मोड को सपोर्ट करता है, इसका डायमीटर इतना होता है। ये सारी चीज़ कंपेरिजन आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और स्टेप इंडेक्स, मल्टी ये क्या नाम, इसका एक फिगर भी बनता है, इसका जो कंस्ट्रक्शन का फिगर भी बनता है, इसकी मेरिट डिमेरिट भी आप लिख दीजिएगा, इसकी एप्लीकेशन भी लिख दीजिएगा, तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। दूसरा क्वेश्चन का लास्ट सी पार्ट है, डिस्कस द सैंपलिंग थ्योरम, एक्सप्लेन द पीपीएम, पीसीएम, पीडीएम, पीडब्ल्यूएम एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये सारी की सारी चीज़ें आप कहाँ पहुँच रहे हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। जब आप डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जाएंगे तो सबसे पहले सैंपलिंग थ्योरम को अगर आप देखेंगे तो सैंपलिंग थ्योरम क्या है कि कोई भी कंटिन्यूस सिग्नल को आप किसी भी कंटिन्यूस सिग्नल को आप डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके ढेर सारे सैंपल्स में तोड़ लेते हैं। अब उन सैंपल्स को पुनः रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि अगर उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f थी तो उसकी जो सैंपलिंग रेट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस f होनी चाहिए। ये आपकी सैंपलिंग थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है, ठीक है। और इसी से निकल के आता है नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। अगर आप लेस देन कर देंगे, अगर आपकी सैंपलिंग रेट लेस देन ट्वाइस एफएम रहेगी तो वहाँ एलियासिन इफेक्ट आ जाएगा और उससे क्या होगा, सिग्नल में डिस्टॉर्शन पैदा हो जाएगा और उसी को एलियासिन बोलते हैं। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, एलियासिन क्या होता है, तो आप बता देंगे कि सैंपलिंग थ्योरम जब फुलफिल नहीं हो रही होती है, यानी कि सैंपलिंग रेट इज लेस देन ट्वाइस एफएम, तब एलियासिन एग्जिस्ट करता है ना। तो और इसमें एक जो कंडीशन बनती है सैंपलिंग थ्योरम में कि एफएस इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफएम, तब इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये तो आपकी सैंपलिंग थ्योरम हो जाती है। लेकिन जब इसमें बताते हैं कि सैंपलिंग थ्योरम इज इक्वल, जब सैंपलिंग रेट इज इक्वल टू
ट्वाइस एफएम, तो इसी को बोलते हैं नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, है ना, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। ये मिनिमम कंडीशन है जब आपका कोई सिग्नल होता है पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। जब किसी सैंपल में तोड़ने के बाद पुनः उस सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए कि नाइक्विस्ट रेट फॉलो होना चाहिए, है ना। तो ये दो नाइक्विस्ट रेट भी इस पेपर में आगे आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो इसे नाइक्विस्ट रेट और एलियासन इफेक्ट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सैम्पलिंग थ्योरम भी आपने समझ ली। इसके बाद है पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ये आपकी एक एनालॉग मॉड्यूलेशन की स्कीम है। आप इसका जनरेशन कैसे होता है, इसका रिसेप्शन कैसे होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसे आप लिखिएगा। और इसी तरह से पीसीएम आपकी क्या है, ये डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है। इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटली कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, इसे ये देखा जाता है ना। उसके बाद है पीडीएम, इसमें डी के बाद एम छुप गया है, दिख नहीं रहा है। पीडीएम तो इसे बोलते हैं पल्स डेंसिटी मॉड्यूलेशन। ये भी आपकी एक तरह से डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम है ना। इसमें क्या होता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो पल्स की डेंसिटी के हिसाब से उसके अंदर वेरिएशन आते हैं, तो इसे पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन बोलते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूएम, पल्स बिड्थ मॉड्यूलेशन, मतलब ये इसमें क्या होता है, सिग्नल जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पल्स बिड्थ के हिसाब से वेरी करता है। इसके बाद चलते हैं हम डेल्टा मॉड्यूलेशन। डेल्टा मॉड्यूलेशन भी इनसे आगे का एक स्टेप है। इसमें आप इन सारे क्वेश्चंस में, इन सारे इसमें पॉइंट्स में आप पहले इसका क्या कहते हैं, इनका जनरेशन लिखेंगे, इनका वर्किंग लिखेंगे, इनका रिसेप्शन लिखेंगे, इनकी मेरिट लिखेंगे, इनकी डीमेरिट लिखेंगे, और फिर ऐसे सारे के सारे पॉइंट पीपीएम, पीसीएम, है ना, पीडब्ल्यूएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन को आप इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। इस तरह चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको दो क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन अभी हमें सीपीओ तैयार करने हैं। तो पहला पार्ट क्या है, एक्सप्लेन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन डिटेल, आल्सो एक्सप्लेन द अपलिंक एंड डाउनलिंक एंड ट्रांसपॉन्डर्स। तो आप समझिएगा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है, किस तरीके से ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ग्राउंड स्टेशन कैसे काम करता है, ऊपर ट्रांसपॉन्डर कहाँ लगा होता है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध होता है, ये सारा का सारा आपको लिखना है। ब्लॉक डायग्राम बनाना है, एक ब्लॉक को डिस्कस करना है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के एप्लीकेशंस को लिखना है, उसकी मेरिट्स को लिखना है, फ्यूचर एस्पेक्ट को लिखना है, दूसरे किसी कम्युनिकेशन सिस्टम से अगर कंपेयर करा दो तो मच बेटर रहेगा। तो इस तरीके से इसे आप पूरा कर लेंगे। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स को आपको एएसके का मतलब होता है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, मतलब जो आपका एम पढ़ा होगा आपने पीछे कम्युनिकेशन सिस्टम में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसका ये डिजिटल काउंटर पार्ट है एएसके, है ना। एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, आप इसका जनरेशन, इसका रिसेप्शन, इसकी वर्किंग, इसके एप्लीकेशंस को लिखेंगे, पूरा इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। पीएसके इसी तरह से फेज शिफ्टिंग, ये भी आपका फेज मॉड्यूलेशन का डिजिटल काउंटर पार्ट है, मतलब डिजिटल इक्विवेलेंट है। इसमें भी आप वही सारी चीज़ें, जनरेशन, रिसेप्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, मेरिट, डीमेरिट लिखेंगे। उसका एएफएसके यानी फेज शिफ्टिंग, इनकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डिजिटल काउंटर पार्ट है। इसमें भी आप वही जनरेशन, या डिटेक्शन या डिमॉड्यूलेशन या रिसेप्शन, उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम का एक पार्ट को डिस्कस करते हुए, वर्किंग को डिस्कस करते हुए इसकी मेरिट्स, डीमेरिट एप्लीकेशन को लिखेंगे। क्यूपीएम इनकी क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग, उसी तरह से इसे भी डिस्कस करेंगे। एफडीएम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल असेस, इसे भी उसी तरह डिस्कस करेंगे, इसका भी ब्लॉक डायग्राम होगा, एप्लीकेशन और मेरिट डीमेरिट लिखेंगे। टीडीएम यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल असेस, इसका भी एक डायग्राम बनेगा, डायग्राम को डिस्कस करना होगा, उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करना होगा, एफडीएमएस से कंपेयर करना होगा। तो इस तरीके से आपका बी क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा पूरा। चलते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ। डिस्कस द हेमिंग डिस्टेंस, एरर कंट्रोल कोड, हेमिंग स्फीयर एंड हेमिंग बाउंड्स। ये सारे के सारे आपके डेटा कम्युनिकेशन वाला जो पोर्शन है उससे कुछ क्वेश्चन हैं। हेमिंग डिस्टेंस क्या होती है, एरर कंट्रोल कोडिंग क्या होती है ना, हेमिंग स्पेस क्या होता है, ये सारा का सारा आपको एक चीज़। सबसे पहले हेमिंग डिस्टेंस क्या है, तो पहले तो आपका एरर कंट्रोल कोड्स क्या है। एरर दो तरह के होते हैं, एरर डिटेक्शन कोड एंड एरर करेक्शन कोड, है ना। तो एरर करेक्शन कोड, एरर कंट्रोल कोड क्या होता है कि जब डेटा आपका बाइनरी रूप में ट्रांसमिट हो रहा होता है तो उसके बीच में एरर भी जा रही होती है, उस एरर को कंट्रोल करने की मैकेनिज्म्स, है ना। उसी में कॉन्सेप्ट है हेमिंग डिस्टेंस, उसी में आपको मिल जाएगा हेमिंग स्फीयर और हेमिंग बाउंड। ये सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएंगी। तो इन सबको आप प्रॉपर्ली डिस्कस करिएगा, एक ही चीज़ को डिस्कस करिएगा, और इसकी मेरिट डीमेरिट्स को डिस्कस करिएगा। कहीं ब्लॉक मिल जाता है, अगर कहीं कोई डायग्राम मिल जाता है उसे जरूर ड्रॉ करिएगा। तो इस तरीके से आप ये जो आपके दो क्वेश्चन हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इसमें एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए, है ना। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि सारे टॉपिक्स, इनसे एसोसिएटेड टॉपिक्स को भी डिस्कस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लिख करके तैयार करिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले वादा किया था कि वीडियो के अंत में मैं आपको टिप्स जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने पेपर में आपकी एफिशिएंसी को अच्छा रखना है और अच्छे मार्क्स अटेन करने। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने साथ वरिष्ठ वॉच लेकर के जरूर जाएं। आपके साथ हमेशा, या मेरे साथ भी ऐसा होता था, सभी छात्रों के साथ ऐसा होता है कि हम पहले दूसरे क्वेश्चन में ज़्यादा समय वेस्ट कर देते हैं, लास्ट के क्वेश्चन को लपेट देते हैं। इससे हमारी लास्ट पहले तो अच्छी मार्किंग होती है, लास्ट में जाकर एवरेज हो जाती है, इससे हमारा नंबर घट जाता है। हम अपने प्रत्येक क्वेश्चन को जितना असाइन कर लेंगे, पहले ही फिक्स कर लेंगे, उससे ज़्यादा समय किसी को नहीं देंगे। चाहे जितना भी हो सके उससे 15 मिनट में हमें पूरा पार्ट को मैनेज करना होगा। 15 मिनट पड़ेगा आपको एक पार्ट को डिस्कस करने में, आपको लिखने में। लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए। कोई क्वेश्चन लिखिएगा उसकी प्रैक्टिस अभी, ये जो क्वेश्चन आपने देखे हैं, ये सारे क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लो, सभी अभी नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना, लिख करके प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इससे। तो और इसके साथ साथ आप एग्जाम के दौरान आपकी लिखने की एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। आप यकीन मानिएगा कि अगर आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन छूट जाए, है ना, आपके दिमाग से स्किप कर जाए, तो वहाँ फिर सर पकड़ के बैठोगे। लेकिन अगर आप लिख करके तैयार किए तो मेरा भले ही तुम्हें लगे कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे लिखेंगे, लेकिन जब लिखना शुरू करोगे तो पेन अपने आप दौड़ेगा और आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। मैं हर बार यही कहूँगा कि लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। और इसी